दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र आपको स्वागत करता हूं डेमोक्रेसी न्यूज में। हम बहुत चर्चा करते हैं पे कमीशन का, हम बहुत चर्चा करते हैं ओआरओपी का। ओआरओपी ऐसे एक मुद्दा हो गया कि जेसी ओआरस के लिए एक एक बहुत शर्मनाक स्थिति पर पहुंच गया है। हमें अभी रिसेंटली अभी पता चला कि एक सूबेदार मेजर का उसका एरियर आया है 1,720 रुपए, एक सिपाही का आया है 25,000 रुपए, एक ऑफिसर्स का आया है 1 लाख से ऊपर। तो हम उस डिफरेंशिएट को हम जो है पता करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि 20 तारीख को, आने वाला फरवरी 20 को, मिस्टर मोहन रंगन तमिलनाडु से जोबा जेसी अवार्ड्स वेटरन्स एसोसिएशन एक उस ओआरओपी रिवीजन का जो ऑर्डर जो है उस टेबल के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट करने जा रहा है। ये जेसी अवार्ड्स वेटरन्स एसोसिएशन वो अकेले नहीं है। पंजाब से पंजाब से नहीं, वो एक पंजाब में उनके ऑफिस है, बट ऑल इंडिया में उनका ऑफिस, उनके ब्रांचेस जो है फैला हुआ है। ये बिहार से भी है, उत्तर प्रदेश से है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उसमें कपिल फौजी नाम का एक रिटायर फौजी है, रिटायर सिपाही है, कांस्टेबल है, और एक हवलदार हरपाल सिंह। तो इनकी अगुवाई में 20 तारीख को जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल, उस पे कमीशन का जो ओआरओपी का जो रिवीजन 2 का जो है, उसमें एनोमलीज, पहले से ज्यादा विसंगतियां, पहले से ज्यादा और डिफरेंशिएट आ गया है। उसके अगुवाई करने के लिए मिस्टर मोहन रंगन, एक जाने माने वेटरन एक्टिविस्ट मिस्टर मोहन रंगन नारायणन उनका नाम है। ये 1987 में इंडियन एयरफोर्स को अपनी 15 साल की सेवा दे करके इंडियन एयरफोर्स से ये रिटायर हुआ है। उनका जो 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 टेक्निकल जॉब था, जो उनकी जो नेचर ऑफ जॉब था इंडियन एयरफोर्स में, टेली कम्युनिकेशन का टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि उसमें जो टेली कम्युनिकेशन, जो जो रेडार, जो जो एयर की जो टेली कम्युनिकेशन, आपका ट्रैफिक कंट्रोल, ये उस तरीके का उनका जॉब था। आफ्टर रिटायरमेंट ये ही इज ए वेरी एक्सपर्ट, वो एक अकाउंट्स में बहुत एक्सपर्ट है, पेंशन और डिफेंस पेंशन में। देखिए, हर आदमी अलग अलग फील्ड में अपने अपनी एक्सपर्टाइज, ये इनबिल्ट एक खूबियां हैं। तो उसमें एक में से एक मोहन रंगन एक है। और मोहन रंगन के बारे में मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई फौजी, रिटायर फौजी उस मोहन रंगन को नहीं जानते होंगे। तो मोहन रंगन हमारा सामने है। मैं स्वागत करूंगा मोहन रंगन जी। 20 तारीख को आप जंतर मंतर में इनडेफिनिट प्रोटेस्ट, यानी कि अनिश्चित हड़ताल, कहां तक, क्या मोटिव है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, किसके साथ, किसको आप अपने अपील करोगे? क्योंकि मेजर जनरल सतबीर सिंह 2014 से जंतर मंतर में रेगुलर जो धरना पर है, आज भी उनका जो टीम जो है जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन पर है। तो अब जेसीओ आर्ट्स के लिए अब जो अपील करने वाला है, अब कितना कामयाब होगा, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया है, इसके अगुवाई कौन करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के पास, रक्षा मंत्री के पास, या निर्मला सीतारमन, हमारे जो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास आपका पूरा टीम तो नहीं जा सकता, उसमें आपकी गिने चुने लोग जाएंगे। तो आप कौन कौन, आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? आप जरा सा आप अपने फौजी कमेटी को, जो फौजी फैमिलीज को विस्तार से बताएं। आप वेलकम करते हैं मिस्टर मोहन रंगन। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से एक छोटा सा जेसीओ अवार्ड्स वेटरन्स एसोसिएशन का जो है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूं। हमने ये मुहिम शुरू किया था बहुत देर के बाद, क्योंकि 2015 में हम लोग साथ थे मेजर जनरल सतबीर सिंह के साथ। हमने उनके ऊपर बहुत भरोसा किया
क्योंकि जितने भी जो है ना पहले का जो सर्कुलर है हमारे मैक्सिमम ऑफ द स्केल प्रोरेटा बेसिस में था। तो जो प्रोरेटा बेसिस में हमें बहुत नुकसान हो रहा था उसके बारे में किसी ने बात नहीं किया उस टाइम। हमने सोचा ओआरओपी आने के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन ओआरओपी का जो सर्कुलर नंबर है 555 और हमारे जो है 1/1/2006 से जो है हमारे पेंशन 50% नहीं था, पहले भी 50% नहीं था जैसे ये ऑफिसर्स क्लेम कर रहे थे। ऑफिसर्स का जो पेंशन था पहले इक्वल टू सिविलियंस, यानी कि 33 ईयर्स सर्विस करने के बाद 1/3 ऑफ द लास्ट पेड रन उनको मिलता था, which is not even 30, it was only 33.34 आप समझ लो। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को गिरवी रख के 1973 में हम लोगों को गिरवी रख के अपना पूरा ले लिया। लेकिन ये बात जो है उस टाइम हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम तब पड़ा ये ओआरओपी टेबल निकलने के बाद। ओआरओपी टेबल निकलने के बाद जब हमने देखा तो हमें तो बहुत बड़ा करंट शॉक लग गया था, क्योंकि जब मैं वहां पे था जुलाई अगस्त में तो बगल में था एक और टेंट। उस टेंट में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कोर, ये तीनों मिलके जो है एक वो भी धरना दे रहे थे। लेकिन उस टाइम हमें इतना ज्ञान नहीं था कि जेसीओस वास का भी एक संगठन है, हमें ज्ञान नहीं था। हमें मतलब इतना डिबेट देखा हमने, एक भी डिबेट मैंने नहीं छोड़ा। तो हम लोगों ने बहुत भरोसा करके जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह को साथ दिया था। लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह और उन्हीं के साथियों ने हमारे साथ जो है धोखा किया। इसलिए जो है ये मतलब कहते हैं ना, एक बार हमने फेस कर लिया ऐसे धोखेबाजों को, इसलिए जो हमने सोचा कि आगे आगे जो है जो भी कदम रखेंगे सोच समझकर सही लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमने सोचा ऐसे एक एक करके जो है ना संगठन जब हमने देखा तो हमें लगा कि ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है हमें अच्छा लगा। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अच्छा क्यों लगा, इसका एक वजह है। मैं ज्यादातर हमारे जो काम है पेंशन का काम, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पेंशन मीटिंग अरेंज किया तरन तारण गुरुद्वारा में, और वहां पे बहुत सारे शहीद परिवारों के फैमिलीज आए थे। और गुरदासपुर में हमारे जो है सूबेदार मेजर घोषल साहब ने किया, और कपिल ने जो है जज्जर में किया। जितने भी लोग आए थे वो सारे शहीद परिवार थे। उनके एक एक कहानी सुनने के बाद है ना, तो हमने सोचा कि भाई कुछ करना है इनके लिए। तो इसलिए हम जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को सपोर्ट करने के लिए हमने फैसला किया। मोहन रंगन जी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, किसी को इल्जाम भी लगाते हैं वो हम उसको तथ्य के तौर पर, यानी कि एविडेंस बेस्ड, क्योंकि बहुत ही क्या बोलते हैं आप, एक एक डिस्क्लेमर जो है उसको ध्यान में रखते हुए किसी को आप कुछ कहने से हम उम्मीद रखते हैं आप उसके एविडेंस के साथ आप सब उसको कोई बता कोई बोलेंगे कि भाई आपने ऐसे क्लेम किया, तो आप उसका एविडेंस कहाँ है उसको आप ध्यान में रखते उसका हुए। उसका एविडेंस ये है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह हो या ग्रुप कैप्टन गांधी हो या यूएफईएसएम का कोई भी टीम के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने होशियारी कमेटी का हमेशा हवाला दे रहे थे। होशियारी कमेटी ने क्या कहा, होशियारी कमेटी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो
जरा इसको ऑन करो, हॉटस्पॉट है क्या? तो मोहन रंगन जी, आप जो आने वाला जो 20 तारीख का जो आपकी रणनीति जो है, आप उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हम ये भी उम्मीद करेंगे, एक दूसरे का दोष देना या इसको किसी को इल्जाम लगाना ये बहुत आसानी है, लेकिन उसका एविडेंस बेस होना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई डिस्क्लेमर नहीं आना चाहिए। मैं जो भी बात करता हूं ऑथेंटिक बात करता हूं, क्योंकि हमेशा जो है ना, नीचे की रैंक से लेके ऊपर, सबसे ऊपर की रैंक तक जो है, सारे डिबेट में यही बताया कि हमारे जवान कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं और हमारे जवानों का पेंशन जो है 70% से 50% कर दिया गया। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मतलब हमारे पेंशन जो है 33% से 50% बढ़ाया, ये कभी नहीं बताया। हमारे जवानों का पेंशन कम हो गया, इसका मतलब आप जवानों के लिए लड़ रहे थे ना। अभी में हम इल्जाम की बात नहीं है, ये तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि हमें जो गिरवी रखने से आपको क्या क्या सुविधा मिला। सबसे पहली बात जो है, ऑफिसर्स का जो है ना एक डिग्निटी हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज पहले ऑफिसर था ना, तो अंग्रेज जो है अपना डिग्निटी हमेशा रखता था, इसलिए उसका जो है सारी मतलब पेड था। और अगर आप देखोगे तो शुरू शुरू में जो भी मतलब रेजिमेंट के जो कमांडिंग जो करते थे ना, वो फ्रॉम रॉयल फैमिलीज हुआ करता था, रॉयल फैमिलीज। तो रॉयल फैमिली का जो है उनके मतलब खून में जो है वो रॉयल्टी होता था, तो इसलिए वो अपना जो हर चीज करे अपने पैसे करते थे, चाहे वो मतलब उनके जो कमरे का जो या घर का रेंट हो या उनका रेशन हो, सब कुछ जो है वो अपनी पॉकेट से खर्चा करते थे। लेकिन थर्ड पे कमीशन के बाद, हम तो पेंशन की बात तो अभी कर रहे हैं ना, हमारा ये कहना है कि थर्ड पे कमीशन के बाद जवानों का रेशन कम हुआ था। रेशन क्यों कम हुआ? क्योंकि उसी रेशन से जो है ऑफिसर्स को जो है फ्री रेशन स्टार्ट हुआ। ये कोई इसके लिए मना नहीं कर सकता, ये मतलब हकीकत है। और जो मतलब पहले जो पेमेंट था, एक सिपाही का जो पेमेंट एक प्राइमरी टीचर की बराबर, क्योंकि प्राइमरी टीचर भी उन दिनों में क्या 10th क्लास या 11th क्लास वाले जो है प्राइमरी टीचर बनते थे। और जवान जो है मतलब उन दिनों में क्या ना, ऐसे ऐसे जो है वेपन्स नहीं था उन दिनों में। 303 राइफल और टैंक चलाने के लिए जो है शरीर में ताकत होना चाहिए था, और पढ़ा लिखा आदमी के पास इतना ताकत नहीं होता है जितना जो है गांव के जो लोगों में वो ताकत है। इसलिए जो है कि कंपेयर कभी ये नहीं करना चाहिए कि पढ़ाई और रैंक की। लेकिन थर्ड पे कमीशन ने क्या किया कि मतलब क्वालिफिकेशन के ऊपर से एक सिपाही को जो है अनस्किल्ड लेबर के साथ इक्वेट किया। एज पर जो थर्ड पे कमीशन रिपोर्ट जो है, ये सारे जो डिटेल्स जो है कलेक्ट किया सिर्फ अपने सीनियर्स या सीनियर ऑफिसर्स से, जो जहां भी वो लेके गए थे पे कमीशन, जो आईएएस ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स थे, ऐसे ऐसे जगह लेके गया, लाइक कंडक्टेड टूर। उन्होंने कभी ऐसे मतलब जवानों का कंप्लीट जो हार्ड स्टडी नहीं किया, तो इसलिए क्या उनको अनस्किल्ड लेबर के साथ बराबर कर दिया। ये सबसे बड़ा गलती है। उसी के वजह से क्या हर बार पेंशन में प्रॉब्लम, ये 73 में ऐसे ही मतलब हमारे साथ धोखा हुआ। ये मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो इसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपने कभी अपील डाला है? आप ये
इस एनोमलीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने किसी मंत्री को, आपने किसी आपकी सीनियर अधिकारी को या किसी दफ्तर को, किसी अथॉरिटीज को आपने उसकी कंप्लेन डाली है? नहीं, कंप्लेंट हमने, क्योंकि 72 में मतलब सेकंड पे कमीशन में मैं भर्ती हुआ था। जब हम उन दिनों में क्या हमारे पास इतना मतलब सुविधा नहीं था, टेक्निकल सुविधा ऐसे जो है हमारे पास, जो डिजिटल मीडिया ऐसे कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे 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 जो है आरटीआई के थ्रू, फिर उसके बाद जो है और कुछ माध्यम से हमें सब कुछ हमारे सामने आ गया। और ऊपर से मैंने पहले कहा था, हम पेंशन के काम करने वाले हैं, हमारे पास हमने ऐसे ऐसे पीपीओ देखा। आप पेंशन का जो काम करते हैं, आप, हम इसको बीच में वो करके शॉर्टकट करके, पेंशन के जो आपका जो था जॉब था टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप कैसे जो है आपका एक्सपर्टाइज जो है पेंशन पे एंड अलाउंसेस में आपके एक्सपर्टाइज कैसे आया? ये भी थोड़ा सा दिलचस्पी वाली बात है। ये मतलब वजह क्या है ना, एयरफोर्स में जो है जितने भी एयरफोर्स या नेवी के जो वेटरन्स है ना, उनसे ज्यादा दिक्कत, उनसे ज्यादा कठिनाई जो है आर्मी के वेटरन्स या सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग सोल्जर्स जो है ना, वो फेस करते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे फैमिली पेंशनर के साथ जब हमारा मुलाकात हुआ था, तो उनकी कहानी सुन के है ना, हमने सोचा कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। हमारे जो सीनियर्स है ना, इस पेंशन का जो काम करने वाले, एक संस्था है एक्स सर्विस मैन वेलफेयर ट्रस्ट। ये हमारे जो एक जगह है तिरुनेलवेली, जो साउथ के कॉर्नर में है, कन्याकुमारी से थोड़ा सा पहले। तो उन लोगों ने 2006 से ये काम शुरू किया और 5 लोग मिलकर काम किया। पांचों के 5 जो है ना सारे टेक्नीशियंस थे। लेकिन हर चीज करने के लिए ना सबसे पहले एक विल होना चाहिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हमने उन लोगों से सीखा, क्योंकि हमें कुछ करना था इन पीड़ित लोगों के लिए, इसलिए हमने ये मतलब लर्निंग स्टार्ट किया। आज भी जो है पेंशन जो है एक ओशन, उसमें 100% कोई मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा जो सर्कुलर चेंज होता रहता है। अब मैं ओपनली मैं चैलेंज करके बता सकता हूं कि मेजर जनरल सतबीर सिंह की टीम में किसी को जितना पेंशन का काम हमें आता है ना, उनको मालूम नहीं है, या उनको मालूम नहीं है, अदरवाइज मालूम होने के बाद भी अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब पब्लिक को जो है वो मतलब बेवकूफ बना रहा है। दोनों में एक सच है। क्यों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो सर्कुलर्स के बारे में मैं बात कर रहा था ना, एक सर्कुलर 555 जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन का पहला टेबल, पहला सर्कुलर। लेकिन उससे पहले एक सर्कुलर निकलना था मिनिमम फिटमेंट के हिसाब से। जो मिनिमम फिटमेंट के हिसाब से वो सर्कुलर एक निकला था 547 और 548। 548 के हिसाब से आपसे सबको मिल गया पहले, लेकिन 547 के हिसाब से जवानों के साथ धोखा हो रहा था। हम लोग तो मतलब पहले तो एक बार तो चोट काट चुके ना, इसलिए जो है हम सुधर गए थे। तो जब हमने जब पॉइंट आउट किया, फिर उसके बाद जो है बाद में 568 एक सर्कुलर निकाला। जो 568 की वजह से क्या 2006 से लेके हमारा पेंशन जो है 50% वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन मैं क्यों ये बताना चाहता हूं, देखो राजन जी, मैं ना हर एक चीज, जो लोग ओआरओपी के बारे में बात करते हैं, मैं ओआरओपी से ज्यादा जो है कहां कहां हमारे साथ धोखा हुआ। 2012 से जो है ऑफिसर्स को जो मिला है ना, वो एक 2006 से देने का पहले प्रबंध हो गया था, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं हुआ, सबसे पहली बात। दूसरा एक और चीज है, जो शहीद परिवार है ना, शहीद परिवारों के लिए 560 एक सर्कुलर है, उससे पहले एक सर्कुलर निकला था सर्कुलर 282। ये सर्कुलर 282 जो है 1996 से लेके 2005 तक का जो शहीद परिवार और जो फैमिली स्पेशल फैमिली पेंशन, 2 पेंशन होता है,
जो शहीद, एक तो शहीद परिवार का जो है वो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, और दूसरा स्पेशल फैमिली पेंशन होता है जो सर्विस के दौरान अगर किसी का डेथ हो गया, जिसको एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस बोलते हैं ना, तो वो स्पेशल फैमिली पेंशन, वो स्पेशल फैमिली पेंशन 60% ऑफ द टोटल एमोलिमेंट्स, और शहीद का जो है 100% ऑफ द टोटल एमोलिमेंट्स। ये जो है 1996 के बाद जो है ये लागू किया था, यानी कि एक सिपाही का जो है स्पेशल फैमिली पेंशन, चाहे वो ग्रुप बी में हो या ग्रुप डी में हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितने साल का नौकरी, इससे कोई मतलब नहीं, सबके लिए एक बराबर 2550, बस एक रैंक एक पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन। और वैसे शहीद परिवार का एक सिपाही का जो है हम मान के चलते हैं वही ग्रुप, तो वही ग्रुप में उस टाइम क्या दिया था, 2985। तो यही 2985 सारे सिपाही के लिए, चाहे वो 5 साल का सिपाही हो, 2 साल का हो या 15 साल, इससे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जो है सर्कुलर 560 निकला वारओपी के बाद। सर्कुलर 560 के हिसाब से एक शहीद परिवार का, एक शहीद परिवार का जो है मिनिमम सिपाही का जो है ना, चाहे वो 6 महीने का 6 महीने सर्विस हो या 25 साल का सर्विस हो, एक ही पेंशन 10,450, और सॉरी 10,250 सिपाही का। हम सिपाही की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर ही इनका डेथ हुआ था। जितने भी मैंने पेंशन काम किया ना शहीद परिवारों का, 2 साल 2.5 साल 1.25 साल ऐसे ही। अब 1 रैंक 1 पेंशन जब पहला भाग आया था, शहीद परिवार को क्या मिला, 200 रुपए का फायदा, 300 रुपए का फायदा। उनको जो है जो मैक्सिमम सिपाही का जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया, उनको जो है 2 साल का कितना मिलना चाहिए वही दिया। इसके बारे में ये मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कभी भी ना, जहां तक मैं समझता हूं 5 साल में कभी नहीं उठाया। मोहन ये रंजन हम जी, उठा रहे हैं। मोहन रंजन जी, आप 20 तारीख को आप जोर शोर से जो है आप उठा रहे मुद्दा उठा रहे, इसके बीच में एक आपके साथ एक और दिक्कतें आई हैं, जो स्पर्श नाम का एक मुसीबत जो है, एक सर्विसमैन फैमिली में, एक सर्विसमैन परिवार जो है, मोटा मोटी जो है आप क्लेम करते हैं कि 12 लाख एक सर्विसमैन है। तो अब 12 लाख एक सर्विसमैन में आप समझिए कि जो 2006-7 के बाद जो आया है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जो 2004, 2005, 2003 जो जो पहले गया हुआ जो पेंशनर्स है, तो आज भी जो है एंड्रॉयड मोबाइल के जगह पर ऐसे कीपैड वाला मोबाइल चलाते हैं। आप उसको किस तरीके, देखिए लोग क्लेम करते हैं कि पहाड़ में भी आप एंड्रॉयड फोन आ गए हैं, पहाड़ में भी इंटरनेट आ गए, लेकिन वो हकीकत से थोड़ा सा अलग है। हमने भी ग्राउंड सिचुएशन को देखा है, जैसे असम जैसे जगह, जैसे मणिपुर जैसी जगह, जैसे नागालैंड जैसी जगह है, मिजोरम है, कुछ ऐसे पहाड़ है, और जैसे उत्तराखंड है, उसमें कुछ फौजियां जो है उनको एक नमक भी खरीदने के लिए 2 दिन पैदल आना पड़ता है बीच में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे लद्दाख है, वहां पर बिजली की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, तो जिस तरीके से चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता में जो जो सुविधा, इवन दिल्ली में भी अभी जो आपसे जब बात कर रहा था, कई बार लाइट गया है, ये दिल्ली कैपिटल में बैठा हूं मैं। तो लद्दाख जैसा, असम जैसे जगह पर, जैसे उत्तर प्रदेश है हमारे बगल में, लाइट आने का, आज भी लाइट आने का मतलब खुशियां बनाते हैं। हफ्ते में या 4-5 दिन अगर लाइट आ गई तो बहुत बड़ी बात है। तो उस सिचुएशन में आपका स्पर्श जो है ये भी एक बहुत बड़ा एक मुसीबत बन के आपके सामने करे, क्योंकि जो स्पर्श जो है इनविजिबल ऑफिस है। आप कंप्लेन करोगे तो किसको कंप्लेन करोगे, आप लिखोगे तो किसको लिखोगे। जो एक्स सर्विसमैन, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो पुराने एक्स सर्विसमैन है, अपनी भाषा में पढ़ के आया है, ना हिंदी तरीके से ना अंग्रेजी तरीके से जानते हैं, तो आप वो जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। आपने जोर शोर से खूब इसके विरोध किया था, आपने
खूब इसके स्पर्श के खिलाफ आपने खूब लिखा। आपके संगठन जो जेसी वार्स वेटरन एसोसिएशन, मैं उसको आप खूब बहुत क्लोजली मैंने मॉनिटर किया है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और बहुत सारे जो आपके एक सर्विसमैन जो यूट्यूबर जो है, जो स्पर्श की जो अच्छाइयां बहुत गिनवाया है, लेकिन मुझे ऐसे, ये समय के मुताबिक अपग्रेडेशन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन आप बेसिक चीज को अपग्रेडेशन नहीं किया। आप एबीसीडी नहीं सिखाया, आपने स्पेलिंग बोलना सिखवा दिया। ये थोड़ा सा आप बताएं इसको भी। ये स्पर्श के बारे में मैं 2019 से बात कर रहा हूं, अभी से नहीं। 2019 में जब ये स्पर्श लाने के लिए जब प्रोग्राम बना रहे थे, उसी टाइम हमारे पास मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। 2019 से जब मैं बता रहा था कि भाई आप लोगों के सिर पे एक पहाड़ गिरेगा, किसी ने, क्योंकि ना सबको जो है, ऐसे में एक ही बात कहता हूं कि लालची आदमी है हम लोग। ऐसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे यार आ गया, ये आ गया, अरे तुम्हारे ऊपर जो अभी स्पर्श जब आएगा तो प्रॉब्लम खड़ी करे हो जाए, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, इसके बारे में अभी से आगे आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं सुना, क्योंकि लोगों ने सोचा कि स्पर्श जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन इनविजिबल कहते हैं ना, बोन इन डिस्गाइज, ये कोरोना के मतलब आड़ में जो है, ये स्पर्श को जो फटाफट है ना डेवलप किया। लेकिन अभी हुआ क्या, जो मैं कह रहा था वही हुआ। स्पर्श कभी भी जो है डिफेंस के लिए सक्सेसफुल नहीं कर सकते। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्पर्श ये है बिना माँ बाप का बच्चा, ये किसके पास जाके कंप्लेंट करेगा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्शन किसके ऊपर लेंगे? कुछ स्पर्श लाने का क्या मकसद है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बीच में एक बार यही कहने लगा कि पैसा बचाने के लिए, कितना पैसा बचाया, कितना पैसा बचेगा, इसका किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, हम लोगों को जो है पॉलिटिकली जो है डिवाइड कर दिया। अगर सही ढंग से अगर कोई आदमी कहेगा, अगर वो बाई चांस अगर मुसलमान है तो इमीडिएटली बोलेगा कि मतलब मुसलमान जो है हमारे देश के लिए गद्दार है। अगर मान लीजिए अगर कोई साउथ इंडिया से मेरे जैसे लोग अगर आवाज देंगे, ये डीएमके का आदमी है, ये जो है सेंटर को डिस्टर्ब, मतलब ऐसे पॉलिटिकली हमें डिवाइड कर दिया। और जितने लोगों ने भी जो है ना स्पर्श का जो अच्छा ही बताया ना, अब सारे लोग अभी क्यों स्पर्श के बारे में सपोर्ट नहीं कर रहे? 17 लाख फौजियों को जो है स्पर्श में इतनी जल्दबाजी में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? उससे क्या फायदा हुआ? अभी आपको मैं बता रहा हूं चैलेंज करके, मार्च अप्रैल के बाद कम से कम 1.5 से लेकर 2 लाख पेंशनर को पेंशन नहीं मिलेगा। आप देख लो, ये स्पर्श ऐसे नहीं है। आप जो कह रहे थे ना छोटा फोन, एक अफसर कह रहा है कि अगर कोई बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बच्चे, उनके पोते या पड़ोसी से वो सीख लेंगे। अरे भाई साहब, एक एंड्रॉइड फोन खरीदने के लिए विथ ऑल फैसिलिटीज, उसका तो 1 महीने का 2 महीने का पेंशन की पैसा चला जाएगा उसमें। जैसे आप कह रहे थे ना, रिमोट एरिया में अगर वो, उनको ये नहीं मालूम है कि सर्विस सेंटर कहां पे है, अगर सर्विस सेंटर में जाने के लिए आने जाने में कितना पैसा खर्चा होता है, अगर साल में 2-3 बार वो जाके आएगी तो 500 रुपए तो उसमें निकल जाएगा। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? पैसा बचाना। पैसा बचाने के लिए बहुत से रास्ता है। सिविलियन पेंशनर भी 30 लाख से ऊपर है, उनके ऊपर लागू क्यों नहीं किया? क्यों हर बार? ये सिर्फ स्पर्श का नहीं है। 73 से लेके जब भी कोई नया सिस्टम लाना है तो सबसे पहले डिफेंस को ऊपर ही लागू किया। मैं एक चीज इसका रिलेटेड एक चीज जानकारी देता हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, एम्स जिसको बोलते हैं,
उनका सॉफ्टवेयर चाइना के ऊपर डाउट है, हैक करके अभी तक उसको रिस्टोर नहीं हो पाया। करीब 4 महीना हो गया है। टाटा कंसल्टेंसी उसको ठेका लिया था, टाटा कंसल्टेंसी उसको मेंटेनेंस करते हैं। सारे पेशेंट की डाटा जो है, उसके बाद सारे डॉक्टर्स की उनकी सैलरीज वगैरह की, जो एम्स का वेबसाइट को हैक किया गया था, वो अभी तक उसको ओपीडी का सिस्टम जो है सिस्टेमेटिकली उसको रिस्टोर नहीं कर पाया है। तो आपका डिफेंस पेंशनर के साथ स्पर्श की जो 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 सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या गारंटी है कि आपका डिफेंस की जो 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 पेंशनर की जो अमाउंट जो है, अकाउंट जो है, अकाउंट को हैक ना करेगा या उसका पैसे साइफन नहीं होगा? क्योंकि ओटीपी बहुत एक नया जो साइबर फ्रॉड भी आ रखा है। ओटीपी बताइए, सपोज बोलेंगे कि मैं पीसीडी इलाहाबाद का या मैं स्पर्श का अधिकारी बोल रहा हूँ, अकाउंट ऑफिसर बोल रहा हूँ, जो डिफेंस अकाउंट ऑफिसर जो है वो ये बोल रहा हूँ, आपके पास एक ओटीपी आया हो, आप जरा बताइए। तो आप डिफेंस के पीसीडीए से आया है अगर बोलेगा, तो आप भी फटाफट जो है आप उसको विश्वास कर लेते हैं, आप ओटीपी बताएंगे तो आपके अकाउंट से जो है पैसा साइफन होने का चांस ये भी है। पक्का है, पक्का है। ये आपको है ना बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपको मालूम है कि जो बैंकों में जो है 5 पैसा 10 पैसा की हिसाब से जो है सिर्फ 5 पैसा 10 पैसा 25 पैसे जो अकाउंट में पड़ा रहता है ना, ये हजारों करोड़ में है। सिर्फ मतलब आपके अकाउंट में कितना है, 800 रुपये 50 पैसे, 50 पैसा तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये 50 पैसा करके जो है बैंकों में हजारों करोड़ है। ये जो हजारों करोड़ कहाँ यूज होता है ये सब जानते हैं। जैसे एलआईसी है, एलआईसी में अनक्लेम्ड पॉलिसी अमाउंट इट इज लाइंग मोर देन 10-12 हजार करोड़ इट इज लाइंग विद एलआईसी। वो पैसा किसके लिए यूज कर रहे हैं ये भी सब जानते हैं। मतलब कोई छुपा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन हम बता नहीं सकते वो पब्लिक मीडिया में, क्योंकि हमारे भी कुछ उसूल होता है, हम नहीं बताना चाहते एक फौजी होने के नाते। अगर मैं आप जैसे अगर पत्रकार होता है ना, हम तो फटाफट बोल देंगे कि कौन से बैंक में कितना है, कौन से एलआईसी में कितना है, यूनाइटेड इंडिया में कितना है, ये सारी चीज जो है सबको मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा स्पर्श का क्या है, अनक्लेम्ड मनी इसमें बहुत ज्यादा होगा। और एक टाइम के बाद जो है अनक्लेम्ड मनी ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे कि डोरमेट अकाउंट, डीमैट अकाउंट बना के उसको चेंज कर देंगे। इसको पब्लिक है ना, हमारी जो पब्लिक है ये इनको मालूम नहीं है, ये मतलब बोले हैं। मैं एक्स सर्विसमैन को है ना, जितना मैं एक्स सर्विसमैन को बोला समझता हूं ना, उसमें 75% एक्स सर्विसमैन ऐसा है अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। इनको कुछ भी नहीं पता, चाहे वो एयरफोर्स से, आर्मी, नेवी, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। अपने आप को बहुत समझते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। स्पर्श के वजह से कोई फायदा नहीं, नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। ये लोगों को अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि प्री 2006 फैमिली पेंशनर्स अभी चेंज नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको सिर्फ इसमें कम से कम होगा 35 लोगों का, हर एक जो है शहीद परिवारों को कम से कम 5-6 लाख का अरियर बाकी है, यानी कि 2 करोड़ से ऊपर, सिर्फ इतने ही है, इसमें 2 करोड़ से ऊपर बाकी है ये शहीद परिवार। ऐसे स्पेशल फैमिली पेंशनर का एक बंच रखा ये स्पेशली कहाँ का, ये सिर्फ तमिलनाडु का ही है? नहीं, ये पंजाब का है, ये पंजाब का है, गुरदासपुर का, ये ना तरन का, ये तरन का है। इसमें हम लिखते हैं अरियर पेड, कहाँ कौन सा पे किया, कितना पे किया, यहाँ पे कौन कौन सा अरियर बाकी है, सर्कुलर 282 ओआरओपी क्या क्या बाकी है।
और इसमें गुरदासपुर का भी है, तरन तरन का है, हिमाचल का। मतलब ये तकरीबन ये सिर्फ पंजाब का ही है ये। पंजाब, हाँ पंजाब का 35 जो है पंजाब का, ये भी सिर्फ गुरदासपुर और तरन तरन का है। तो अगर ये पूरे पंजाब के होता या पूरा हरियाणा के होता है या पूरा ऑल इंडिया का होता तो कितने अनक्लेम पैसे उनके पास रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट के पास जो विडोज का पैसा है ना, विडोज का जो पैसा है कम से कम, मैं बता रहा हूं कम से कम जो है 1500 करोड़ है विडोज का। मोहन रंगन जी, आपको शायद ये मालूम होगा या फौजी परिवार को ये मालूम होगा, तो जो हमारा जो एमपी या एमएलए जो है एक बार चुन के आते हैं, एक बार 1 घंटे के लिए अगर उसने शपथ ग्रहण किए हैं तो उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन उसके लिए लागू होता है। अगर वो 5 साल के टर्म खत्म होने के बाद फिर दोबारा चुन के आता है, दोबारा एक और पेंशन उसके लिए लागू होता है। फिर तीसरे बार अगर चुन करके आता फिर उसका भी एक पेंशन लागू होता है। अगर एक एमपी हार भी गए उसको लाइफ टाइम 2 एग्जीक्यूटिव ट्रेवल्स, चाहे बाय एयर हो बाय ट्रेन हो, 2 लोगों की लाइफ टाइम फ्री रहते हैं। अगर 2 बार जीता तो 2 पेंशन मिलेंगे, 3 बार जीता तो 3 पेंशन मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप फौजी 15 साल 20 साल 22 साल ज्यादा से ज्यादा 28 साल नौकरी करके आया है, तो उसमें इतना दिक्कतें आए हैं, तो आप इस तरीके के जो है सारे मुद्दे जो है उसको इंक्लूसिव लेकर के आप 20 तारीख को जो आपने जो धरना प्रदर्शन करना है उसमें आप इस मुद्दे को भी उठाए। भाई आप ठीक है, एक फौजी के साथ जो एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक एमपी या एक एमएलए के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकता, बराबर नहीं कर सकता, लेकिन कानून तो कानून है। तो आप उसको इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं। आप सिर्फ ऑफिसर्स ने हमारा पेंशन में इस तरीके के जो है खर्चा बजट इतना ले गए, या ऑफिसर की वजह से हमारा जो पेंशन जो एंटाइटलमेंट जो है कम हो गए। आपको मालूम है डिफेंस सिविलियन भी होते हैं, आपका डिफेंस इसमें डिफेंस डीआरडीओ जो आपका जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, डिफेंस का व्हीकल फैक्ट्रीज है, उसमें भी बहुत सारे तादाद में डिफेंस की वजह से उसका सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर उनके पेंशन जाते हैं। मोटा मोटी 50% की रेशियो में जो है, 50% तो नहीं 40-60 के रेशियो में डिफेंस सिविलियन भी आपका बजट के साथ अटैचमेंट है, आपको बजट से उनके भी बजट जाते हैं। आपने कभी सोचा इसके बारे में? हमारे जितने भी है ना लोग एक चीज को कभी नहीं सोचते हैं, हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिफेंस सिविलियन का स्ट्रेंथ कम है, लेकिन जब रेशियो में हम काउंट करेंगे 5 जवान का जो पेंशन है ना वो जो है 1 सिविलियन लेता है। मैं यही तो कहने जा रहा हूं, मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसे है ना, जब तक मेरा प्रिंसिपल 2 है, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या और कोई भी हो, लाखों करोड़ भी खर्चा करेंगे ना, ये जो पॉलिसी अभी लागू कर रहे हैं ना, इस बेसिस में कभी वार ओपी दे नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है, चाहे किसी कोई भी हो। आज का जो प्रिंसिपल वार ओपी का ये नहीं दे सकते, क्योंकि तीनों फोर्स का तीनों अलग अलग जो है पॉलिसी है, और आर्मी में जो है अलग अलग रेजिमेंट्स है, अलग अलग पॉलिसी है। तो इसलिए जो है कभी भी जो है वो इक्वलेंट नहीं कर सकते। आज के हिसाब से एक एयरफोर्स का जो वारंट अफसर है और आर्मी का जो सूबेदार है, ये वारंट अफसर बनता 22 साल में बन जाता है, और सूबेदार बनने के लिए 28 साल, और उसके बाद 2 साल में इसको घर भेज देते हैं अगर सूबेदार मेजर नहीं मिला तो।
लेकिन एज अ वारंट ऑफिसर एयरफोर्स में वो 58 ईयर्स तक वो काम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है डिफरेंस दोनों में है। इसलिए जो है कभी ओआरओपी इस दे नहीं सकते। ओआरओपी जो समीर सिंह कहता है ना, असली ओआरओपी तभी दे सकते हैं क्योंकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एडमिरल, ये तीनों का जो है एक ही पेंशन है, एक ही सैलरी है, दैट इज फिक्स्ड। इसमें कोई एमएसपी नहीं है, कोई ग्रुप पे नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है उनके जो बेस है ना, जैसे कि अभी 2,50,000 जो है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पे है, तो 50% उसका पेंशन हो जाएगा 1,25,000। अगर सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक मतलब लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर, फिर उसके बाद स्पेशल फैमिली पेंशन, रिजर्विस्ट, फिर उसके बाद सिपाही, तो ऐसे ऑनरी कैप्टन तक परसेंटेज रेशियो में अगर मतलब इसमें नो ग्रुप, नो एमएसपी, अभी कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल एमएसपी। रिटायर होने के बाद कोई एमएसपी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। जो मतलब जनरल का जो पेंशन है उसका परसेंटेज दे दो हमें। एक सिपाही को 20% या 22% दे दो, यानी कि 22% का आप लगाओगे तो 1,25,000 का 22% दे दो। तो मोहन रंगन जी, आपने 20 तारीख के जो प्रदर्शन जो उसमें आप ये मुद्दा उठाएंगे? पक्का उठाऊंगा, ये मुद्दा पक्का उठाऊंगा। मैंने एक बार चैलेंज भी किया, क्योंकि इसमें फायदा क्या है ना, आपको बताता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन ये है, कोई भी रैंक हो, सिपाही बस। नायक मतलब नायक, अगर नायक को आप 24% देंगे ना, तो 24% कितना बनता है? समय को देख करके मोहन रंगन जी, इसलिए जब मैं कंक्लूड कर लेता हूं। जब भी जनरल का पेमेंट बढ़ेगा ना, तब सबका जो है सेम परसेंटेज में बढ़ेगा। तो कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस खत्म हो गया कहानी। अदरवाइज ये जो प्रिंसिपल है ना, ये ऑफिसर्स अपनी कमाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक ब्रिगेडियर का जो है 1,60,000 रुपीज जो है 1 इंस्टॉलमेंट का, लेकिन इस देश के लिए जो वीर जो अपनी जो जान दिया है ना, एक नायक, उसके परिवारों को 0 मिला। तो एक ब्रिगेडियर को 1,60,000 मिला, एक सूबेदार मेजर को 1,290 रुपए मिला। ये भी बहुत सोचने वाले। एक सूबेदार मेजर को 1,290 रुपए। सर मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि जब हम लोग रिटायर होते उस टाइम मैं यही कह रहा ना, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। अभी तो कम्युनिकेशन है, टेक्निकली वी आर डेवलप्ड। तो मोहन रंगन जी, हम आज के मुद्दे पर हम फिर वो वापस आते हैं। 20 तारीख को आप क्या करने वाला? 20 तारीख से जब तक नहीं मिलेगा, आपका मांगे नहीं पूरे नहीं होगा, क्या आप लगातार जंतर मंतर में बैठेंगे या रामलीला मैदान में बैठेंगे? आपको कितनी नफरी, आप कितने लोग जो है जंतर मंतर में, आप इसको राजनाथ सिंह से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे? क्योंकि राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री और क्या नाम है, निर्मला सीतारमन जी, अब किससे मिलेंगे? अब प्रेशराइज किसको करेंगे? अब इसको थोड़ा सा संक्षेप में अगर बताइए। ये आंदोलन जो है ना, किसी एक का नहीं है। 20 तारीख को जब हम इकट्ठे होंगे ना, तो उस टाइम जो है हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेंगे। जो जिस चीज में जानकारी है ऐसे डिवाइड कर लेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमारे जो मुद्दा है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम जानते हैं कि जंतर मंतर में बैठे रहोगे। जंतर मंतर में तो मतलब 5 बजे के ऊपर बैठने नहीं देंगे। डेली सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे। और लोगों को मतलब हम अब की बार जो है ना, आपस में बात नहीं करेंगे, हम पब्लिक को बताएंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। अब की बार है ना, ये पब्लिक को हम बताएंगे कि इस देश में क्या हो रहा, फौजियों का मतलब फौजियों के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। लेकिन इसका फायदा जो है
हम लोगों को डिवाइड करने का मतलब काम अभी से चालू हो गया, अपने ही लोग कर रहे हैं। तो लेकिन हमें तोड़ नहीं सकता कोई। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, अभी से जो है ये 4 दिन लास्ट वीक जो है हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। 13 तारीख को हमारा आंदोलन था चंगलपट डिस्ट्रिक्ट में 2 एसोसिएशन का, और अगले हफ्ते जो है मेरा दिल्ली से वापस आने के बाद कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद वेलूर डिस्ट्रिक्ट, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते रहेंगे। और वैसे असम हर स्टेट में ये मुहिम अभी चलेगा। तो आपने जो ये इसको नेशन वाइड जो है इसको आपने शुरू कर दिया। हम समय को भी ध्यान रखते हुए हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आपने जंतर मंतर में 20 तारीख को आपने कॉल अपील किया, पहले की तरह नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत फौजियों का एक्टिव प्रेजेंस होने का संकेत हमें मिला है। बहुत फौजी यानी कि लाखों के हिसाब में दिल्ली एनसीआर में रहने वाला, पंजाब, हरियाणा, असम, बिहार से जो है बहुत रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। ये मोहन रंगन और आपके जो संगठन जो एक सर्विस JCOR वेटरन एसोसिएशन चेन्नई और जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से जो आपने जो मुहिम छेड़ा है, जो JCOR के पहले बार जो है हमें इतनी पॉजिटिवली, इतनी जो बड़े नफरी में जो है आपका आंदोलन में प्रेजेंस होने का हमें संकेत मिला है। मोहन रंगन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा साथ जोड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि जो फौजी परिवार है, यानी कि जो एक सर्विसमैन जो फैमिलीज है, उसका साथ साथ हमारा जो सिविलियन जो व्यूअर्स है, आप लोग भी जो है इनके मुहिम में शामिल होइए और उनकी जो दुख और तकलीफ 26 जनवरी और सिर्फ 15 अगस्त को जो है भारत माता की जय कहने से काम नहीं चलेगा। 26 जनवरी या जो फौजी जो फ्लैग डे है उसी दिन जो है जय भारत की बात कहने से या हीरो की जो कारगिल की गाना गाने से या किसी तिरंगा के नीचे आप सैल्यूट मारने से काम नहीं चलेगा। उनको असली हक, उसने जो जीवन का जो अमूल्य जो समय जो है फौज के देश के लिए सरहद में अपनी समय दिया है, उनको अपनी हक मिलना चाहिए बराबर के। हम ये नहीं कह रहे कि किसी ऑफिसर का किसी दूसरे की जो हक मार करके उनको दे, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था वो हक उनको मिलना चाहिए। उसी के लिए सरकार से एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, सरकार से अपनी हक मांग रहे। तो बहुत बहुत आज के लिए शुक्रिया। 20 तारीख को हम उम्मीद करते हैं हम भी जंतर मंतर में कवरेज के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मोहन रंगन जी।